दोस्तों, जब हम कार्बनिक अणुओं की बात करते हैं तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग-अलग होते हैं। इस गुण को समावयवता कहा जाता है। यानी ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हैं, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग-अलग हैं, तो उन यौगिकों को समावयवी यानी आइसोमर्स कहते हैं और इस घटना को समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहते हैं। सबसे पहले बर्जीलियस ने इसके बारे में बताया था। यह समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली संरचनात्मक समावयवता या इसे हम इंग्लिश में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं और दूसरी त्रिविम समावयवता जिसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। संरचनात्मक समावयवता में यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं, उनका फॉर्मूला तो समान होता है, परंतु उनकी संरचना अलग-अलग होती है। यानी यह समावयवता किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं या विभिन्न प्रतिस्थापी समूहों के परस्पर जुड़ने की भिन्नता के कारण यानी अलग-अलग जुड़ने के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार की समावयवता में समावयवी जो होते हैं उनके संरचनात्मक सूत्र अलग-अलग होते हैं। और दूसरी समावयवता है त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समावयवता में यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं, परंतु उनका त्रिविम में विन्यास अलग-अलग होता है। यानी कि किसी यौगिक के अणु में विद्यमान जो परमाणु या प्रतिस्थापी समूह हैं, उनका त्रिविम में स्थान ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग-अलग होने के कारण हमें अलग-अलग उनके त्रिविमीय विन्यास मिलते हैं। यह समावयवता भी तीन प्रकार की होती है: ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता और संरूपीय समावयवता। चलिए अब हम विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। दोस्तों, ये जो संरचनात्मक समावयवता है जिसमें अणु सूत्र तो समान होते हैं पर संरचनाएं अलग-अलग होती हैं, ये 6 प्रकार की होती है: श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता एवं वलय श्रृंखला समावयवता। चलिए हम एक एक को यहाँ पर डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले है श्रृंखला समावयवता, जिसे हम चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि श्रृंखला समावयवता में विभिन्न यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं, परंतु उनकी श्रृंखला अलग-अलग होती है। यानी यह समावयवता मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं के आपस में विभिन्न प्रकार से जुड़ने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला के रूप में पाए जा सकते हैं और उसी अणु सूत्र के कार्बन परमाणु शाखा यानी ब्रांच्ड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। श्रृंखला जो समावयवी होते हैं उनके भौतिक गुण अलग-अलग होते हैं, किंतु उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। यह समावयवता सामान्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर किसी ऐसे यौगिक के संतृप्त भाग द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें एल्किल समूह जुड़े हुए हों। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के द्वारा। तो हम यहाँ पर ब्यूटेन लिखते हैं, C4H10। ये किसका फॉर्मूला है? ब्यूटेन का है। तो ब्यूटेन को लिखने के लिए देखते हैं किस किस प्रकार से ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ 4 कार्बन है, तो मैंने इसको सीधी श्रृंखला में ले लिया है, ये चारों कार्बन को, और बाकी हाइड्रोजन यानी CH3, CH3, CH2, CH2। तो ये ब्यूटेन आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। इसमें जो कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। पर इसी ब्यूटेन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें अब एक कार्बन को मैंने कहाँ लगा दिया है? ब्रांच में। तो ये हो गया CH3, CH3 और ये CH। ठीक है, इसे बोला जाता है आइसोब्यूटेन। तो आप देख रहे हैं इन दोनों यौगिक
है ये ब्यूटेन, और ब्यूटेन के इन दोनों यौगिकों में किसका फर्क है? श्रृंखला का फर्क है। यहाँ ये चारों कार्बन एक ही श्रृंखला में है, जबकि यहाँ पर 3 कार्बन एक श्रृंखला में है और एक कार्बन क्या है? शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अन्य उदाहरणों के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन का फॉर्मूला होगा C5H12। तो इसके कितने समावेशी बनेंगे? तो सबसे पहले हम एक इसकी श्रृंखला बनाते हैं जिसमें पांचों कार्बन हमने क्या किया? एक साथ ले लिए, यानी ये सीधी श्रृंखला में है। तो ये बना आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करें? एक कार्बन को ब्रांच के फॉर्म में लिख दें, यानी अब आपकी जो श्रृंखला होगी, कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी, वो 4 कार्बन की होगी और एक कार्बन को आपने ब्रांच के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो गया CH3, यहाँ CH और यहाँ CH2। तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। इसके बाद हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसमें हम कार्बन की 3 परमाणु तो एक श्रृंखला में लगाते हैं, बाकी 2 को हम ब्रांच के फॉर्म में लगाते हैं। तो ये हो जाएगा CH3, 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 CH3। इसे बोला जाता है नियोपेंटेन। तो हमने देखा इन तीनों पेंटेन में अणु सूत्र तो वही है, मगर जो कार्बन की श्रृंखला है वो अलग अलग है। तो ये तीनों क्या है? श्रृंखला समावेशी है, जिनके भौतिक गुण कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, मगर रासायनिक गुण इनके समान होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी समावेशता, जिसे स्थान समावेशता या स्थिति समावेशता कहते हैं, या इंग्लिश में इसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इस प्रकार की समावेशता में यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु उन यौगिकों में जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह की कार्बन श्रृंखला में स्थिति अलग अलग होती है। अर्थात प्रतिस्थापी परमाणु या समूह विभिन्न प्रकृति के कार्बन से जुड़े होते हैं। इन समावेशियों के भौतिक गुणों के अतिरिक्त कुछ रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। चलिए उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लें C3H7O का। OH लिख देती हूँ यहाँ और क्लियर हो जाएगा। C3H7OH यानी प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमने ये कार्बन की श्रृंखला बनाई, जिसमें तीनों कार्बन कैसे हैं? एक ही श्रृंखला में है, और CH3, CH2, CH2, और ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप अभी कहाँ जुड़ा हुआ है? फर्स्ट कार्बन पर है, प्राइमरी कार्बन पर है। तो ये हमारा हुआ N प्रोपिल एल्कोहल। इसका सामान्य नाम यदि हम बोले तो N प्रोपिल एल्कोहल। अब ये जो OH है, जो अभी फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा है, हो सकता है ये सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा हो। यदि ये सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इस प्रकार के अणु का नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OH अभी प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा था, अब ये OH किस कार्बन से जुड़ गया? सेकेंडरी कार्बन से जुड़ गया। तो यहाँ पर अणु सूत्र तो समान है C3H7OH, मगर प्रतिस्थापी समूह की स्थिति उस कार्बन श्रृंखला में अलग अलग है। अभी पहली पोजीशन पर है, अभी कौन सी पोजीशन पर होगी? दूसरी पोजीशन पर होगी। तो
इस प्रकार के समावयवियों को हम स्थिति समावयवी कहेंगे और इस समावयवता को स्थिति समावयवता कहेंगे। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि प्रोपिल ब्रोमाइड हम देखते हैं C3H7Br। तो यहाँ पर आप फिर से कार्बन श्रृंखला बनाएंगे और उस कार्बन श्रृंखला में पहले आप जो ब्रोमाइड है वो किस पर दे रहे हैं, पहले कार्बन पर दे रहे हैं, यानी ये नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बना, या कहें कि 1 ब्रोमो प्रोपेन बना। ठीक है, अब यदि यही ब्रोमो कौन से कार्बन पर लग जाए, सेकंड कार्बन पर लग जाए, तो इसकी स्थिति यहां से अलग होगी, यानी अब ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बना। इसको हम नंबरिंग देंगे तो इस तरीके से देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन या आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो क्लियर है कि स्थान समावयवता में जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं, इनकी कार्बन श्रृंखला में पोजीशन यानी स्थिति अलग अलग होती है। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रकार की संरचनात्मक समावयवता, जिसका नाम है क्रियात्मक समावयवता। इसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रियात्मक समावयवता में विभिन्न यौगिकों की अणु सूत्र तो समान होंगे, परंतु कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे। यानी जब समावयवियों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो उसे कहा जाता है क्रियात्मक समावयवी, और इस घटना को कहा जाता है क्रियात्मक समावयवता। उदाहरण के लिए हम देखें C3H6O को, तो C3H6O को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, आप यदि इसको एल्डिहाइड ग्रुप से जोड़ दें तो ये बन जाएगा CH3CH2CHO। ठीक है, इसे बोलेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड, है ना, प्रोपेन एल्डिहाइड। दूसरा, अभी इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड है। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब एल्डिहाइड की जगह मैं कौन सा ग्रुप ले लेती हूँ, कीटोन ग्रुप ले लेती हूँ, तो ये बन गया हमारा एसीटोन। ठीक इसी प्रकार इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, एल्कोहल, यहां पर मैंने लगाया OH ग्रुप लगाया, तो ये हो गया आपका CH2CH2OH। तो देखिए आप, यहाँ पर क्रियात्मक समूह था CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर क्रियात्मक समूह है कीटो ग्रुप, और यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। ये बना आपका एलिल एल्कोहल। तो इन तीनों का यदि आप फॉर्मूला देखें तो आणविक सूत्र तो इनका कैसा है, समान है। यहाँ देखिए 3 कार्बन, 4, 5 और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। तो तीनों यौगिकों के अणु सूत्र तो वही है, पर इन तीनों यौगिकों में क्या अलग है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समावयवता। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा C2H6O, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ईथर ग्रुप लेती हूँ O, तो ये हो जाएगा CH3CH3। तो ये बना आपका डाई मैथिल ईथर, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, OH ले लिया मैंने क्रियात्मक समूह, तो ये हो गया CH3CH2OH यानी एथेनॉल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला अणु सूत्र तो समान है, पर क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो ऐसे समावयवियों को हम क्रियात्मक समावयवी, और इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार का जो गुण है, उसे हम क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथी संरचनात्मक समावयवता की, जो है मध्यावयवता, या इसे मेटामेरिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं, साथ ही इनके क्रियात्मक समूह भी समान होते हैं।
किंतु उन क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए जो एल्किल मूलक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी ये एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यदि हम एक ईथर का एग्जाम्पल लेते हैं C4H10O, तो इस ईथर में क्रियात्मक समूह तो ईथर ही है, पर यहाँ जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे एक साइड में मैथिल ग्रुप जोड़ देती हूँ और दूसरी साइड 4 कार्बन यानी कि CH2 CH2 CH3, कौन सा ग्रुप? प्रोपिल ग्रुप। तो ये बन गया हमारा मैथिल प्रोपिल ईथर। कौन सा? मैथिल प्रोपिल ईथर। अब यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि ये तो ईथर ही ग्रुप है, पर अब एल्किल ग्रुप मैथिल की जगह यहाँ पर क्या लगा दूं? एथिल ग्रुप लगा दूं, यानी कि CH3 CH2, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं C2H5। यहाँ पर भी CH2 CH3, यानी कि ये भी एथिल और ये भी एथिल, तो ये क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अणु सूत्र तो दोनों का समान है और दोनों के क्रियात्मक समूह भी वही है, परंतु इस क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं C5H10O का, जिसमें हम जो क्रियात्मक समूह ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? कीटोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर कीटो को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है? CO से। तो हम एक साइड ले लेते हैं CH3 और दूसरी साइड ले लेते हैं बाकी 3 कार्बन, यानी कि CH2 CH2 और CH3। ठीक, तो ये क्या बन गया? मैथिल प्रोपिल कीटोन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम एथिल ग्रुप लगा दें C2H5, यहाँ पर भी एथिल ग्रुप लगा दें C2H5, तो ये डाई एथिल कीटोन हो गया। या हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमने कीटो ग्रुप लिया, यहाँ जो मैथिल ग्रुप लगा हुआ था, इसके बाद जो ये प्रोपिल ग्रुप है ये भी 2 तरीके से लग सकता है। अभी हमने इसके प्राइमरी कार्बन से अटैच किया था, अब हम इसके सेकेंडरी कार्बन से इसको अटैच करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? आइसोप्रोपिल। तो ये मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। तो हमने देखा कि इन सब का अणु सूत्र तो वही है, पर इनमें जो क्रियात्मक समूह है वो भी वही है, पर उस क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल मूलक अलग अलग हैं। यहाँ मैथिल है, प्रोपिल है, यहाँ पर दोनों एथिल ग्रुप है, जबकि तीसरे में एक मैथिल है और दूसरा आइसोप्रोपिल है। तो इस तरीके से ये समावयवी मध्यावयवी कहलाते हैं और ये समावयवता मध्यावयवता कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं 5वीं संरचनात्मक समावयवता, जिसका नाम है चलावयवता, या इसे टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है जो हाइड्रोजन के दोलन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का 1,3 स्थानों पर उपस्थित बहुसंयोजी परमाणुओं के बीच में दोलन होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एक बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर आ जाता है। इसमें समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और इनके बीच एक गतिक साम्य उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन परमाणु के दोलन के साथ साथ समावयवियों के बंधों में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार की समावयवता, जिसमें यौगिक का व्यवहार इस प्रकार का हो कि मानो उसके 2 संरचनाएं हों, उसके 2 रूप हों, तो उसे कहते हैं टॉटोमेरिज्म यानी चलावयवता, और इन विभिन्न रूपों को हम कहते हैं चलावयवी। जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन अभी किससे अटैच है? कार्बन से, पर यदि ये हाइड्रोजन यहाँ से कार्बन
से हटकर किस पर आ जाए, नाइट्रोजन पर आ जाए, तो इसका फॉर्म कैसा हो जाएगा, HN, और अब ये बन गया साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड। तो यहाँ बंध में भी परिवर्तन हो गया और यहाँ एक उपसहसंयोजी बंध आ जाता है। तो ये है हमारा साइनाइड ग्रुप और ये है हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप। चलिए एक उदाहरण से हम इस समावयवता को समझते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं एसीटोन का उदाहरण। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, यानी कितने कार्बन है, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, और कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। तो C3H6O इसका हो गया अणुसूत्र। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है कोई सा भी एक ले लेते हैं, मान लो इसको हम इस तरीके से लिखें CH2H। तो ये हाइड्रोजन यहां से उठकर कहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन पर चला जाता है, जिसके कारण जो अणु का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन जाएगा, CH3COH, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यानी डबल बॉन्ड CH2, यानी कौन सा फॉर्म बन गया, इनऑल, है ना, ये इनऑल रूप कहलाता है। ये कीटो रूप है जिसमें आपको कीटो ग्रुप दिख रहा है, और ये इनॉल यानी इन भी है, डबल बॉन्ड भी है, और OH ग्रुप भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का एक बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे बहुसंयोजी परमाणु के बीच दोलन के कारण ये दोनों फॉर्म बने, और ये दोनों फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इन दोनों रूपों को हम क्या कहते हैं, चलावयवी, और इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं, चलावयवता। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें ये चलावयवता पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम ले एसिटिल एसीटोन, एक और कीटो का फॉर्म हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि CH3CO CH2CO CH3, ये कीटो रूप है। किस फॉर्म में है, ये कीटो फॉर्म में है। पर यदि इसका हाइड्रोजन निकल कर कहाँ चला जाए, ऑक्सीजन पर चला जाए, तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नीचे, और एक दूसरा फॉर्म बन जाएगा जिसमें ये OH, ये डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, ये आपका एसिटिल एसीटोन का ये कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, और इस कीटो इनोल फॉर्म के कारण इसे कीटो इनोल चलावयवता भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चलावयवता को समझा। चलिए अब बात करते हैं छठवीं संरचनात्मक समावयवता, जो है रिंग श्रृंखला समावयवता। इस प्रकार की समावयवता में यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु इन यौगिकों में से एक यौगिक खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन के फॉर्म में होता है, जबकि दूसरा रिंग यानी क्लोज्ड चेन के फॉर्म में होता है। यह समावयवता सामान्यतः एल्कीन और साइक्लोएल्केन के बीच पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि प्रोपिलीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो इसका अणुसूत्र क्या हो गया, C3H6। तो एक तो हमने बनाई खुली श्रृंखला जिसमें कि डबल बॉन्ड है, और एक हम बनाते हैं रिंग यानी कि क्लोज्ड बंद श्रृंखला। तो यहाँ जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर क्या है, CH2 CH2 CH2। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र तो एक ही हैं, परंतु इनकी संरचनाएं अलग अलग हैं। एक है ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में और दूसरी है क्लोज्ड चेन, यानी एक है रिंग के रूप में और दूसरी है श्रृंखला के रूप में। इसलिए इस प्रकार की समावयवता को हम रिंग श्रृंखला समावयवता कहते हैं।